तो स्टूडेंट, मैं गीता एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियोस में हमने हमारी सीरीज़ चल रही है सॉलिड स्टेट की एस्टेट पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, एज वेल एज जो +2 के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे चैप्टर को। तो इसकी मैं ट्रिक बता रही थी लास्ट वीडियो में, तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये था हमारे क्यूबिक 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने पढ़े थे, तो उनको कैलकुलेट करने की एक ट्रिक थी। 7 है ये, तो ठीक है। तो जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ये ओवरऑल 7 यूनिट सेल हैं, ठीक है। तो किस में किस किस की लेंथ इक्वल होगी या एंगल इक्वल होंगे, तो ये इनकी इसकी एक ट्रिक है याद करने की। कैसे याद करेंगे हम याद करेंगे, इसको बोलते हैं क्यूट आवर मदर। सबको पता है सबकी मदर क्यूट होती है, ठीक है। तो सिंपल सी क्यूट की CU से मतलब क्यूबिक, ठीक है। T से मतलब टेट्रागोनल, ठीक है। क्यूबिक टेट्रागोनल। आवर से ऑर्थोरोम्बिक। मदर का MO से मोनोक्लिनिक। TS से ट्राइक्लिनिक, आवर मदर। और R से रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो हेक्सागोनल सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा। तो इसकी ट्रिक से हम कैसे क्या करेंगे इसकी ट्रिक में, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बारी। यहाँ हो जाएगा हमारे पास, सबसे ऊपर हम लिखेंगे इसमें क्यूट, CUTE, क्यूट आवर मदर। आवर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक आवर मदर, MOTHER, R मतलब रोम्बोहेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्यूट लिखेंगे तो क्यूट में CU है, सबसे पहले क्यूबिक है। क्यूबिक के क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा NaCl और जिंक ब्लेंड, कॉपर, ठीक। सेकंड क्या हमारे पास, क्यूट में TE से टेट्रागोनल। फर्स्ट में सब इक्वल होंगे, सेकंड में एक इक्वल नहीं होगा। हम लिखेंगे सबसे पहले A = B = C, ये क्यूट से हो जाएगा, ठीक है। T से क्या हो जाएगा, A = B ≠ C, ठीक है। एंगल इसमें इक्वल ही होंगे, अल्फा =β =γ = 90 डिग्री, ठीक है। क्यूट आवर मदर, आवर से हम लिखेंगे ऑर्थोगोनल, ठीक है। यहाँ पे तीनों इक्वल थे, यहाँ एक नोट इक्वल था। ऑर्थोगोनल में दोनों ही नोट इक्वल हैं, ठीक है। एंगल सब में इक्वल है ऑर्थोगोनल में। ये हो गया क्यूट आवर मदर। अब हम मदर में लिखेंगे MO, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखो, पहले में तीनों इक्वल थे, फिर नोट इक्वल, एक नोट इक्वल, फिर दोनों नोट इक्वल, तो मोनोक्लिनिक में भी दोनों नोट इक्वल, ठीक है। उसके बाद मदर TH, T से मतलब ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी A ≠ B ≠ C, ठीक है। ट्राइक्लिनिक के बाद मदर, ये लास्ट में रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो A = B = C, रोम्बो मदर। हम इसमें ना हेक्सागोनल भी बीच में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मदर की स्पेलिंग होती है ना MOTHER, तो MO से मोनोक्लिनिक, T से हमारा ट्राइगोनल, ठीक है, और H से हेक्सागोनल। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, 1 मिनट में दोबारा करा देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूट, CU से क्यूबिक, दैट इज इक्वल्स टू A = B = C, ठीक है। क्यूट TE से टेट्रागोनल, A = B ≠ C, ठीक है। क्यूट आवर ऑर्थोरोम्बिक, A ≠ B ≠ C, ठीक है। मदर से MO मोनोक्लिनिक, A ≠ B ≠ C, T से ट्राइक्लिनिक, A ≠ B ≠ इसके बाद H से हेक्सागोनल, A = B ≠ एंड लास्ट हो जाएगा हमारा रोम्बोहेड्रल, ठीक है। A = B = C। देखो कैसे याद करोगे, सबसे पहले में सब तीनों इक्वल आएंगे, फिर एक नोट इक्वल, फिर दोनों नोट इक्वल, ठीक है। फिर ये भी दोनों नोट इक्वल, ये भी दोनों नोट इक्वल, ठीक है। 3 हमारे सिक्वेंस ऐसे चलेगी जिसमें नोट इक्वल आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से रिवर्स हो जाएगी, एक नोट इक्वल और लास्ट में तीनों इक्वल, ठीक है। कैसे साइड याद करोगे, पहले हम लिख देंगे क्यूट अवर मदर, ठीक है। क्यूट अवर मदर में सबसे पहले सारे इक्वल, सेकंड होगा एक नोट इक्वल, थर्ड होगा दोनों नोट इक्वल, ठीक है। फोर्थ होगा दोनों नोट इक्वल, फिफ्थ होगा दोनों नोट इक्वल, सिक्स्थ होगा एक नोट इक्वल और लास्ट होगा दोनों इक्वल, ठीक है। तो रिवर्स सीक्वेंस चल जाएगी, जैसे कि फर्स्ट में था सब इक्वल,
तो सेम सेकंड में दोनों नॉट इक्वल। फिर 3 केसेस हैं ऐसे जो दोनों नॉट इक्वल है। तो कौन कौन से हैं वो? ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो इन 3 केसेस को हम इकट्ठा लिख लेंगे और फिर उसके बाद हेक्सागोनल और लास्ट में रोम्बोहेड्रल। ठीक है। एंगल के कैसे करेंगे हम? इसमें साइड इक्वल है, क्यूबिक सबसे सिमेट्रिकल होता है, तो साइड भी इक्वल तो एंगल भी इक्वल। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री। ठीक है। टेट्रागोनल में भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइड नॉट इक्वल हो गया लेकिन ये एंगल इक्वल होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? एक एंगल जो बीटा एंगल होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है। ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों ही नॉट इक्वल 90 डिग्री होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल के नाम से पता चल रहा है हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर ये वाली होती है। हाँ, ये वाली जो दिख रही है। तो इसके अंदर एक जो एंगल है ना वो होता है 120 डिग्री, गामा एंगल 120 डिग्री। ठीक है। और रोम्बोहेड्रल में क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा तो होगा, बट ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। मैं इसके स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, इससे आप लोगों को ये रहा। जो सबसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगी ना ये वाली, वो होगी क्यूबिक की। इसके अंदर क्या होगा? ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सारी तो साइड से इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। ठीक है। ये क्यूबिक की होती है जिसमें सब इक्वल होता है। हेक्सागोनल में क्या है? साइड इक्वल है। ठीक है। एक साइड नो एक दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। ऐसे ही जो एंगल है वो एक 120 डिग्री है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक, जिसके अंदर ना तो साइड इक्वल होती है ना एंगल इक्वल होता है। ठीक है। तो ये टेबल ऐसे याद करेंगे क्यूट अवर मदर ट्रिक से। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। क्यूबिक का होता है सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है NaCl की, सॉरी टेट्रागोनल की होती है वाइट टिन कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक की होती है रोम्बिक या सल्फर स्ट्रक्चर जो भी होगी। हेक्सागोनल की होगी ग्रेफाइट। रोम्बोहेड्रल की होगी HgS या कैल्साइट। मोनोक्लिनिक की मोनोक्लिनिक सल्फर। और ट्राइक्लिनिक की जितने भी जैसे कॉपर सल्फेट बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है K2Cr2O7 कॉपर सल्फेट, ये सब ट्राइक्लिनिक में आ जाएंगे। ठीक है। सो ये देखते हैं। अब देखो प्रीमिटिव और सब सिंपल। प्रीमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है? जो प्रीमिटिव कौन सी होंगी? जिनके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। प्रीमिटिव और सबसे सिंपल कौन सी क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। बॉडी सेंटर कौन सी होगी? कॉर्नर्स पे होने के बाद सब पे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबके कॉर्नर्स पे होंगे। उसके बाद एक बॉडी में भी प्रेजेंट होगा, बॉडी के बीच में। जैसे एक रूम है, इस रूम के कॉर्नर्स पे तो होंगे बट एक सेंटर में भी कोई एटम प्रेजेंट है तो बॉडी सेंटर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है फेस सेंटर। फेस सेंटर में कौन से होते हैं? कॉर्नर्स पे तो होंगे सारे। ठीक है। ये सब कॉर्नर्स पे हो गए। उसके बाद फेस पे भी होंगे। मैं एक बार इसका कलर चेंज करके देख देती हूँ। ये मेरा राइट हैंड साइड वाला फेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस है। जैसे रूम को कंसिडर कर रहे हो ना, तो रूम के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में जो वॉल है उसके सेंटर में। ठीक है। एक अपर पे और एक लोअर पे, एक फ्रंट में और एक बैक पे। तो फेस सेंटर में फेस के बीच में भी होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, एंड सेंटर की बात करेंगे तो दो किसी भी एंड सेंटर के सेंटर में, दो किसी फेस के सेंटर में। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड सेंटर का हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम, किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे एक यूनिट सेल कौन सी होती है? बहुत सारी पूरा क्रिस्टल लैटिस बना होता है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है। इसके अंदर एक यूनिट सेल ये वाली होगी, ये वाली एक यूनिट सेल होगी। ठीक है। एक क्यूब जिसको हम बोलेंगे, ये एक यूनिट सेल होगी। तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अभी हमने क्या किया कि जो सबसे सिंपल वाली यूनिट सेल होगी ये वाली, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये वाली यूनिट सेल, इसके सबसे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एटम, है ना? हमने पढ़ा ना अभी कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे ये एटम। तो ये कॉर्नर्स पे जब ये प्रेजेंट होंगे तो वो कितना, उस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में होगा ये बताने की कोशिश कर रहा है इसमें वो नेक्स्ट में। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको? जैसे क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस के बीच में ये कोई एटम रखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो एटम है वो कितने क्रिस्टल्स में डिवाइडेड है? देखो एक तो ये क्रिस्टल हो गया फ्रंट वाला, मतलब एक यूनिट सेल तो ये हो गया फ्रंट वाला जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है। एक इसके साइड वाला हो गया ये दो, एक पीछे वाला हो गया, एक ये पीछे वाला हो गया 4, और 4 ही नीचे है। ठीक है। तो ये वाला जो एटम है
वो 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिवाइडेड है। मतलब एक एटम, ये दिखा रखा है डिवाइड करने के बाद कि अगर एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के यहाँ पे जो एटम है, ये ऊपर वाले से भी शेयरिंग में होगा, अपने लेफ्ट वाले से भी शेयरिंग में होगा, अपने आगे वाले से भी शेयरिंग में होगा। तो जितना भी एटम होगा ना पूरा, इसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में आएगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना 1/8 पार्ट है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल कितने एटम होंगे, 8 एटम होंगे। ठीक है, लेकिन हर एटम का कितना पार्ट, 8 × 1/8 पार्ट, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एटम, मतलब एक यूनिट सेल में एक ही एटम होगा। होंगे 8, या फिर बॉडी सेंटर के अकॉर्डिंग जितने भी होंगे, होंगे प्रीमिटिव में 8, लेकिन वो जो 8 है वो 8 के साथ डिवाइड होंगे, तो ओवरऑल एक एटम होगा एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो ये प्रीमिटिव की बात है। प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो एक एटम होगा, ठीक है, जो एक यूनिट सेल होगा वो एक ही एटम कंटेन करके रखेगा। मतलब इन सब 8 एटम के 1/8 पार्ट कंसिडर करेंगे तो 1 एटम ही होगा। ठीक है, ये बता रहा है वो। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बॉडी सेंटर में, BCC जिसको हम बोलते हैं। बॉडी सेंटर के केस में क्या है, बॉडी सेंटर के केस में क्या है कि इसके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कॉर्नर्स का पार्ट हमने अभी कितना कैलकुलेट किया, 8 हैं टोटल। कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, उनका 1/8 पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1। ठीक है, प्लस एक पूरा एक बॉडी के बीच में, तो जो बीच में प्रेजेंट है वो तो पूरा हो जाएगा। तो 1 + 1, तो एक यूनिट सेल कितने एटम कंटेन करेगा, 2 एटम कंटेन करेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे, BCC के अंदर 2 एटम। ये अलग अलग पार्ट है ना, जैसे प्रीमिटिव पढ़ा था हमने, BCC पढ़ा था। ठीक है, FCC पढ़ा है। FCC मतलब फेस सेंटर पे होते हैं, तो जो बॉडी सेंटर पे उसमें 2 एटम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब फेस सेंटर की बात करते हैं, तो देखो कॉर्नर्स में होंगे तो वो तो एक ही एटम आएगा। ठीक है, प्लस में फेस, मतलब अगर ऊपर कमरे, अब रूम का देख लो, रूम का अगर ऊपर वाले वॉल के सेंटर में अगर कोई एटम रखा हुआ है, तो वो एक तो तुम्हारे रूम में होगा और एक इसके ऊपर जो रूम बना होगा उसका पार्ट होगा, है ना। तो एक एटम को, ये एक एटम है, ये कितने एटम है टोटल फेस सेंटर में, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आगे और एक पीछे, 6 एटम है। ठीक है, तो 6 एटम का हाफ पार्ट, मतलब हाफ तुम्हारे पास है, हाफ किसी और रूम में डिवाइडेड है ना। तो 6 × हाफ, तो ये हो जाएगा 3 एटम। 1 प्रीमिटिव का लिया था तो टोटल आ जाएंगे 4 एटम। ठीक है, तो FCC में कितने एटम आएंगे पर यूनिट सेल, 4 एटम। तो ये बताया हुआ इसमें। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैकिंग। ठीक है, पैकिंग कैसे पढ़ेंगे हम जनरली, ये आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैकिंग। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर किस टाइप्स की होती है, एक तो होते हैं 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ है अगर वो एक लाइन में है तो 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल आइटम अरेंज होंगे 1 डायमेंशन में। तो इस किसी भी आइटम का अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, ये आइटम कितने आइटम से अटैच है, 2 आइटम से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ दे रखा है। सेकेंड है 2 डायमेंशनल में, एक्स एक्सिस में भी होंगे एटम और वाई एक्सिस में भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज होंगे। तो अगर तुम्हें किसी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आएगा तो कैसे निकालोगे, कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4। ठीक है, एक तो इस ये 2 तरह के अरेंजमेंट में हो सकता है। एक अरेंजमेंट ये कि सिंपल अरेंजमेंट हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये वाली, सेकेंड अरेंजमेंट कौन सी है, फर्स्ट अरेंजमेंट को बोलेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब स्क्वेयर्स बनाएंगे ये सिंपल। ठीक है, ये एटम्स बना के। सेकंड को हम कैसे बोलेंगे, जैसे हमने इस तरह से एटम रख दिए, तो जो हमने सेकंड एटम रखा है वो इन दोनों के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एक एटम होगा वो कितने एटम से अटैच होगा, 1 2 3 4 5 6 एटम से, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसलिए होते हैं ए टाइप स्ट्रक्चर, मतलब ए टाइप के यही हैं, सेकंड भी सेम टाइप की है। ये है ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए टाइप ए है और सेकंड टाइप बी है। ठीक है, तो ए बी टाइप स्ट्रक्चर होती है ये। तो ये 2D में है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें 3D में। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर। 3D में किस तरह की अरेंजमेंट है, पहली अरेंजमेंट है हमारे पास सिंपल, सबसे सिंपल जो ए टाइप की है, कि जैसे 3D में करनी है हमने, तो हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस में भी चाहिए, वाई एक्सिस में भी चाहिए और जेड एक्सिस में भी चाहिए। ठीक है, तो क्यूब जो होता है वो 3D अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो अगर हम किसी क्यूब के टाइप में हम बॉल्स को रख देंगे, तो सिंपल बॉल्स रखी हुई है, यहाँ जैसे रखी है यहाँ भी ऐसे ही रखी है, ठीक है, बिल्कुल अरेंजमेंट इनको सबसे सिंपल हो गई। तो ए टाइप की अरेंजमेंट हो गई कि जैसे एक्स एक्सिस में वैसे ही वाई एक्सिस में, तो ए टाइप की अरेंजमेंट होगी, तो इसको हम बोलेंगे ए टाइप सिंपल अरेंजमेंट, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमारे पास सेकंड टाइप के अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने सिंपल जी रख लिया, जैसे हमने 2D में करा था, ये है हमारे पास एक हमने लेयर बना ली, ठीक है। 2D में हमने कैसे पढ़ा था, एक ए टाइप की लेयर बना ली और ये बी टाइप की बना ली इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये बी टाइप की बन गई। तो अब जो हमने थर्ड टाइप की लेयर रखनी है ऊपर, जो हमने रखनी है वो हम ऐसे रखेंगे, जो हमने मतलब क्योंकि हम 3D में बना रहे हैं ना, तो इन दोनों के मिडल में एक रख दिया हमने, इन दोनों के मिडल में एक रख दिया, इन दोनों के मिडल में रख दिया, सेम इसके नीचे रख दिया। मतलब जिस टाइप की ऊपर वाली एक लेयर है ना, सेम लेयर एक और बना के उसके उसकी जो अरेंजमेंट है ना वो थोड़ी डिफरेंट करनी है। जैसे ये ए बी टाइप की है, ये भी ए बी टाइप की है, ठीक है। लेकिन हमने इस ए बी टाइप को जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया, इस वाली लेयर्स का जो ए है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में आया, ठीक है। तो जब हम इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे इसको, जैसे ये एग्जाम्पल जी दे रखा है कि ये रहा कि मान लो नीचे एक हमारे पास बॉल है, ये नीचे एक बॉल है, ठीक है। इसके ऊपर जब नीचे इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने जब इसके ऊपर रखी ये, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ। होल मतलब ये जो दिख रहा है बीच में सेंटर में ये होल, ठीक है। इस होल को क्या बोला हमने, टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल होल क्यों, कि टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, मैं कोई कलर और दिखा देती हूँ, हाँ ग्रीन। 4 एटम कौन कौन से, एक तो ये वाला एटम, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन से रखे हुए हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है। तो इन 4 एटम से जो होल बीच में यहाँ क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब ये लेयर्स इसके ऊपर रखी जाएगी तो एक और होल क्रिएट होगा, ये रहा, ठीक है। ये है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि ये 6 एटम के बीच में जो होल बना है उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। कौन कौन से 6, ये देखो 3 ये, ठीक है, रेड नहीं दूंगी मैं, ग्रीन दूंगी, और 3 नीचे वाले। तो यहाँ जो होल क्रिएट होगा बीच में उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। तो ये 3D में अरेंजमेंट है। एक 2D की अरेंजमेंट थी सिंपल ए टाइप की और ए बी टाइप की, फिर 3D की अरेंजमेंट थी। एक तो सिंपल थी जिसमें ए टाइप की अरेंजमेंट है, एक सेकंड ये है कि जिसके अंदर ए बी टाइप की एक लेयर को ए बी टाइप की दूसरी लेयर को इस तरह से उसके ऊपर रखा गया है कि वो ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो 2 होल क्रिएट हुए हमारे पास, एक टेट्राहेड्रल होल और एक ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसने क्या किया है, हाँ एक ये स्ट्रक्चर में ये देखो, इसमें ये बताया हुआ है कि जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होल हैं, यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप के होल हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास टेट्राहेड्रल होल हैं उनकी उनके नंबर्स ऑक्टाहेड्रल के बजाय ट्वाइस है। मतलब टेट्राहेड्रल होल हमारे पास ट्वाइस इन नेचर है बजाय ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल होल्स हमारे पास n है, n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल होल्स किसी भी स्ट्रक्चर में 2n होंगे, ठीक है, उसके डबल होंगे। ये काउंट करोगे ना तो इस काउंटिंग से पता लगेगा कि टेट्राहेड्रल होल्स हमारे पास क्या है, डबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 लेयर्स तो हमने रखी थी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक ए थी एक ये बी थी। एक और लेयर को उसके ऊपर रख दिया, ए को और बी को इस तरह से अरेंज कर, ये तो हमने किया अभी पीछे पड़ा है, ठीक है। अब क्या है, क्यूबिक अरेंजमेंट बनाने के लिए एक ए लेयर्स है, ठीक है, मतलब 6 हमारे पास एटम है यहाँ पे इस लेयर्स में, ये इस तरह से 6 एटम है। इसके ऊपर एक और एटम रख के, ठीक है, और उसके ऊपर 3 एटम अरेंज करके फिर ऊपर से एक लेयर रख दिया। मतलब इस तरह से कि हेक्सागोनल पैकिंग ये है हमारे पास 6 वाली, इसके ऊपर एक हमने रख दीजिए 3 आइटम इसके ऊपर रख दिए हमने, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर 6 रखे, फिर 3 रखे। ये तो थी हमारी हेक्सागोनल पैकिंग। क्यूबिक क्लॉस में क्या है कि ये था हमारे पास 6 आइटम, फिर 3 रखे हमने, फिर 3 रखे आइटम हमने, और फिर ऊपर से 6 रखे। और जो 3 3 के अरेंजमेंट है ना डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, जैसे कि मान लो 6 की हमारे पास ये अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने जो इसके ऊपर 3 आइटम रखे हैं, मान लो वो हमने ऐसे रखे हैं 3 आइटम, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास ऐसा ये क्रिएट हो गया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट 3 आइटम रखेंगे इसके ऊपर, तो वो ऐसे रखेंगे 1 2 3,
मतलब इन 3 एटम के अरेंजमेंट उन 3 एटम के अरेंजमेंट से डिफरेंट है। और फिर से हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी है, ये वाली 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये इस तरह की पैकिंग थी, स्ट्रक्चर्स थी हमारे पास। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आगे देखते हैं हम, एक बारी आगे बताती हूँ मैं आपको। ये तो सिंपल थी हमारे पास अरेंजमेंट कि किस तरह की कैसे कैसे अरेंजमेंट होगी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को हम एफसीसी भी बोल देते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट्स के केस में हम इसको एफसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, चलो ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।